हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस क्लास में हम सबसे पुराने जो टाउन्स हैं, सबसे पुराने जो सेटलमेंट्स हैं, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जब लोग सेटल्ड लाइफ रहना शुरू कर दिए थे, फ्रॉम नोमैडिक लाइफ, जो उनका जंगल जंगल घूम घूम के शिकार करने वाला जो लाइफस्टाइल था, उससे अ, आगे हटके, उससे आगे बढ़ के वो जब एक सेटलमेंट्स में रहने लगे थे नदियों के किनारे, उन सारे सेटलमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड वी विल फोकस ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज पहली चीज तो ये हमारे इंडिया का है, एंड ऑल्सो सेकेंड दैट इज इन आवर सिलेबस। ओके, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम ये क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। पहली चीज जो हम देखेंगे दैट विल बी द कंटेम्पररी सिविलाइजेशन। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अकेला सिविलाइजेशन था जो पूरे वर्ल्ड में फ्लरिश हुआ था, या देयर वर मोर सच सिविलाइजेशंस जो उस टाइम फ्लरिश हो रहे थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसके बारे में देखेंगे। व्हाई डिड वी सेटल नियर रिवर्स, हम नदियों के आसपास क्यों सेटल होना शुरू किए थे। क्या चीज ऐसी थी नदियों के पास जो हमें मिल जाती थी, जो और कहीं नहीं मिल पाती थी, जो पहाड़ों पे नहीं मिलती थी, जो जंगलों में नहीं मिलती थी। ओके, इसके बारे में देखेंगे। ऑल्सो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी कैसे होती है, हड़प्पन डिस्कवरी कैसे होती है, किसने किया था, कहाँ पहले इसको ढूंढा गया था। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स में ये फैला हुआ है। तो ये समझना जरूरी है कि पहली जो डिस्कवरी है वो कहाँ हुई थी, और उसके बाद जो डिस्कवरी है वो किस तरीके से आगे बढ़ी थी। उनके हाउस और टाउन प्लानिंग कैसे थे, किस तरीके से लोग रहा करते थे, हमारे घरों में और उनके घरों में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं हमारे पास जो उनके पास नहीं हुआ करती थी, क्या चीजें उनके पास हैं जो हमारे पास नहीं है आज आज के डेट में। ऐसा हो सकता है और ऐसा है भी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमारे गांव में नहीं है, जो उनके यहाँ हर एक घर में हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट उनकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, सील, स्पॉट्स, ग्रेट बाथ्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो उनके पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। उनका लाइफ किस तरीके का हुआ करता था, ट्रेड किस तरीके से करते थे वो, क्या उनके टाइम पे कोई करेंसी होती थी, या क्या क्या मेथड्स थे, वेरियस मेथड्स से जो जो ट्रेड हुआ करता था, स्टोरेज किस तरीके से किया करते थे जो भी उनका गुड्स था। ओके, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो सिविलाइजेशन कहाँ चली गई, उसका डिक्लाइन कैसे हो गया, उसके उस टाइम फ्रेम के बाद उसके सबूत क्यों नहीं मिले उस सिविलाइजेशन के। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, जो उस समय, जो समकालीन जिसको हिंदी में कहा जाता है, उस सिमिलर टाइम पीरियड के या उसके आसपास जो भी सिविलाइजेशन थे, जो भी सेटलमेंट्स थे जो फ्लरिश हो रही थी, उनके बारे में हम देखते हैं। पहली चीज ये नोटिस करने वाली है कि जितने भी ये अर्लीस्ट सेटलमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के अलोंग ही सेटल हुए थे, नदी के अलोंग ही फ्लरिश हो रहे थे। रीजंस थे, हम उस रीजन को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो चारों सिविलाइजेशंस थे इन दिस वैली के को मिला के वो कौन कौन से थे। पहला था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है उसके अलोंग स्टैब्लिश हुआ था। 3500 बीसी से 2000 बीसी तक ये चला था, और कहीं ना कहीं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि 3100 से 1100 बीसी तक चला था। अराउंड 2000 साल तक ये सिविलाइजेशन चली थी और नाइल रिवर के अराउंड ये इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, विच स्टार्टेड इन 3300 बीसी एंड वेंट अप टू 1900 बीसी। देखो ये टाइम जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके 150 साल आगे पीछे भी चलती हैं चीजें, क्योंकि इन अ स्विच कोई भी सिविलाइजेशन सेटल नहीं हो जाती है, और नीदर इट डिक्लाइंस इन अ स्विच। ओके, तो ये जो टाइमलाइन है ये वैरी करती है। कई बार हो सकता है किसी बुक में 3200 3100 ऐसे करके लिखा होता है, बट मोर और लेस ये सिमिलर ही होंगी। ओके, उसके बाद हमारी आती है चाइनीज सिविलाइजेशन। ये 1700 बीसी में स्टार्ट हुई थी और 1122 बीसी में ये खत्म हो गई थी। वांगो रिवर के अराउंड सबसे छोटी सिविलाइजेशन रही थी टाइम पीरियड के मामले में अगर बात करें तो, और ये वांगो रिवर के अराउंड ये फ्लरिश की थी। ओके, तो ये हो गए हमारे कंटेम्पररी सिविलाइजेशन। क्यों कहते हैं कंटेम्पररी? बिकॉज दे फ्लरिश्ड अराउंड द सेम टाइम। अगर बहुत प्रिसाइज नहीं होंगे तो सिमिलर सिमिलर टाइम पे ही ये जो सेटलमेंट्स है वो फ्लरिश हो रहे थे, एंड दे वेर द इन सबसे पहले जो सेटलमेंट्स थे वर्ल्ड के वो ये हुआ करते थे। ओके, जब लोग एक जगह रहना शुरू किए थे। अब एक जगह रहना शुरू क्यों किए थे, वो क्यों नदियों के आसपास रहने लगे थे, क्या ज़रूरत थी उनको, क्यों वो नोमैडिक जो लाइफस्टाइल है उसको वो छोड़ देते हैं और फिर वो सेटल होना शुरू कर देते हैं।
ओके, ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान की, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। साफ सुथरा जो पानी है वो उनको कहीं ना कहीं नदियों के किनारे मिल जाया करता था, और उसकी तलाश में जो वो नोमैडिक लाइफस्टाइल में दिनों दिन तक भटकते रहते थे, अलग अलग जगह भटकते रहते, ढूंढते रहते थे, वो तलाश जो है कहीं ना कहीं नदियों के पास आके खत्म हो गई, क्योंकि रिवर्स वेर अ परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो ये चीज जो है, उनका जो एक तलाश है वो खत्म हो जाती है। ऑल्सो रिवर्स के, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर धीरे धीरे समझ आ गई थी, और जो रिवर्स के आसपास जो जमीन होती है वो कहीं ना कहीं बहुत फर्टाइल होती है, जो अलुवियल सॉइल होता है, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे या अगर आप जानते हो ऑलरेडी अलुवियल सॉइल्स के बारे में, तो जो अलुवियल सॉइल होती है उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो रिवर बेसिन्स में मिलते हैं, रिवर बेड्स पे जो सॉइल मिलती है वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत इजीली उस पर कल्टिवेशन हो जाता है, और उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो उनके क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो आसानी से हो जाते थे, और ईल्ड काफ़ी ज़्यादा आया करती थी, जो उनकी उपज है वो बहुत ज़्यादा आया करती थी। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं रिवर्स के, ये दूसरा रीज़न था उनको रिवर्स के अलोंग सेटल होने का। फूड, फिश, एनिमल, सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना उसके आसपास बहुत आसान होता था। जो उनके जानवर हैं उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट है, उनको भी साफ़ सुथरा रखना है, खुद के लिए भी जो हाइजीन भी एक तरीके से कह सकते हैं, नहाने धोने के लिए भी जो पानी की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाती थी। ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी रिवर्स, क्योंकि पहले नेशनल हाईवेज नहीं हुआ करते थे, बहुत स्पीडी सड़कें नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं जो रिवर्स हैं वो बहुत एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती थी। और बोट जो हैं वो, उनमें बहुत सारा जो लोड है वो रख के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। ट्रेड में बहुत मदद होती थी, बहुत सारे लोग एक साथ इजीली मूव कर पाते थे, और क्योंकि सारे जो शहर थे वो भी रिवर्स के अलॉन्ग ही बसे हुए थे, तो कहीं ना कहीं दैट एडेड टू दिस थिंग, और ये और इजी हो जाता था ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि हर हर शहर कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के आस पास में ही रहता था। तो इस वजह से लोग एक शहर से दूसरे शहर उसी नदी के को फॉलो करते करते पहुंच जाया करते थे। एक प्रोटेक्शन मिल गई, क्योंकि जो वाइल्ड में जब वो रहा करते थे, जो नोमैडिक स्टाइल फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी होती थी कि जो लोग भी रह रहे हैं, एनिमल अटैक होता था, कभी खाना मिला नहीं मिला, कभी कोई इंसिडेंट हो गया, बीमारियां हो गई, हाइजीन की प्रॉब्लम, पानी मिला नहीं मिला, तो इन सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं सेटल लाइफ में एक सिक्योरिटी मिल गई। हो सकता है यू माइट थिंक दैट the nomadic way of life is very advantageous, very interesting, but in reality if you have to live one, it's not so, है ना? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग दूर से देखने में लगता है कि जो मर्जी वो करते होंगे, कहाँ जहां मर्जी वहां जाते होंगे, बट अगर आपको उस तरीके से रहना हो और आपके पास रिसोर्सेस ना हो, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, उस टाइम उस टाइम स्विगी नहीं होती थी कि कहीं भी रहें और मंगा लिया खाना। ओके, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको रिवर्स के अलोंग सेटल होना बहुत आसान लगने लगा, सिक्योरिटी मिलने लगी, और ऐसे करके धीरे धीरे रिवर्स के अलोंग जो है हमारे जो सेटलमेंट्स हैं वो फ्लरिश होना शुरू हो गए। ओके, तो ये हो गई कि क्या रीजंस थे रिवर्स के अलोंग सेटल होने के। उसके बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, कैसे पहली बार ये जो सिविलाइजेशन है वो उसकी खोज हुई थी। तो बहुत साल पहले, इस डिस्कवरी से 1921 से बहुत साल पहले, अराउंड 1837 में बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं जो रेलवे ट्रैक्स लेकर रहे थे, तो उनको बहुत सारे ईट मिले थे, जो बेक्ड ब्रिक्स होते हैं, बहुत सारे ईट मिले थे। तो उनको लगा कि यार ये तो अच्छा हो गया, ये तो हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ा। तो उन ईंटों को उठा के इन लोगों ने रेलवे ट्रैक्स में लगा दिया। ओके, बिना कुछ सोचे समझे, बिना दो बारी सोचे कि ये ईंट कहाँ से आए हैं, कितने पुराने हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, इसको सोचे उन्होंने अपने काम में इस्तेमाल कर लिया। एंड उसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंजीनियर्स थे, उनको हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। तो इस वजह से, और उन्होंने वो इंजीनियरिंग के काम में इस्तेमाल कर लिया। फिर क्या होता है, 1921 में हड़प्पा के एरिया में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जिसकी वजह से पहला एक्सकेवेशन उस जगह पे होता है जो पंजाब वाला रीजन है। ओके, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। तो उस वक्त जो है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो उस वक्त जो ये डिस्कवरी है ये वहाँ धीरे धीरे करके होने लगी थी। और
वहाँ एक्सकेवेशन पहला हुआ था। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो पहली सिटी थी हमारी वो हड़प्पा ही थी जिसको डिस्कवर किया गया था इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में, तो इस वजह से पूरा का पूरा जो ये सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाने लगा। उसी टाइम पे 1922 में मोहनजोदारो में भी एक एक्सकेवेशन चल रही थी जो अराउंड 650 किलोमीटर साउथ पड़ती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली से। तो ये जो सिमिलैरिटीज हैं बहुत, जो जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिले, जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ मिले, जिस तरीके की ईट और टाउन प्लानिंग इधर थी उसी तरीके की सिमिलर टू सिमिलर टाउन प्लानिंग वैसी वहाँ भी हुआ करती थी। तो इस चीज, इन सिमिलैरिटीज को देख के ये कंक्लूड किया गया कि दोनों के दोनों जो सिविलाइजेशंस हैं वो सेम ही हैं और एक ही आइडिया पे बने हुए हैं, और इस वजह से इन सारे सिविलाइजेशन को इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा था। ओके, जो रिमेन्स वगैरह भी हैं वो भी सिमिलर हुआ करते थे, किस तरीके से उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी जिनके सबूत मिले थे वो सब सिमिलर थे। तो इस वजह से, और ऐसे ही जो रिमेन्स हैं धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और दाइमाबाद, जो भी अलग अलग एरियाज हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते हैं, अलग अलग जगह पे जब एक्सकवेशंस हो रही थी तो सिमिलर सिमिलर सारी चीजें मिल रही थी। तो इससे ये कंक्लूड कर लिया गया कि ये जो एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो कभी ना कभी एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था, और इस वजह से इन सबको हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा था। ओके, तो ये हो गई उसकी डिस्कवरी की बात। अब बात करते हैं कि कैसी प्लानिंग हुआ करती थी, उनकी जो टाउन प्लानिंग है वो किस तरीके की होती थी। तो मेजर तरीके से जो शहर था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तो जो अपर पार्ट था जो कि वेस्ट की तरफ पड़ता था, और जो लोअर पार्ट था जो ईस्ट की तरफ पड़ता था। अपर पार्ट जनरली जो बिजनेस क्लास, जो अपर क्लास वाले जो लोग हुआ करते थे, जो रूलिंग क्लास पार्टी है, उनके उनके लोगों के लिए था, और वो वहाँ पे रहते थे और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी सारे डिसीजंस लिया करते थे। जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हैं वो सारी चीज़ें उसी सिटाडेल पे मिलती है, जो अपर जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे जो घर बने हैं, जो शहर बने हैं, जो एरिया बना है शहर का, उस पे सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, जो ग्रेनरीज हो गई, ग्रेनरी जहाँ पे जो फूड वगैरह स्टोर किया जाता है, उस हाउस को, उस बिल्डिंग को हम ग्रीनरी के तौर पे जानते हैं। ओके, जो लोअर टाउन था जो ईस्ट की तरफ था, घर तो बहुत ज्यादा थे लेकिन छोटे छोटे घर हुआ करते थे, और वो लोअर एरिया में तो ये माना जाता है कि जो कॉमन लोग होते थे, जो विच वेर वेरी बिग इन नंबर, वो लोग वहां रहा करते थे, और छोटे घर होते हैं वहां, और उतनी ज्यादा डेवलपमेंट उस, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स और उतनी ज्यादा जो सोशल बिल्डिंग्स हैं वो वहां देखने को नहीं मिलती। और दोनों, एक चीज और नोटिसबल है कि जो दोनों एरियाज थे वो फोर्टिफाइड थे, वहां फोर्ट्स वगैरह उनकी एक तरीके से उनके अराउंड जो एक तरीके क्या बोलते हैं बाउंड्रीज हैं वो हुआ करती थी। और सारे के सारे जो घर हैं वो बर्न्ड ब्रिक से बनते थे। एक यूनिफॉर्म साइज के जो ईंट हुआ करती थी, जो जिसको पक्के ईंट कहा जाता था, आज भी यूज होती हैं, उन बर्न ब्रिक्स से बना करती थी। और हर हर घर का जो ब्रिक है उसका साइज सिमिलर होता था। ये हमें ये दिखाता है कि उनकी इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी उस टाइम की, और कहीं ना कहीं ये उनके एक अकॉम्प्लिशमेंट्स में गिना जाता है कि वो मॉडर्न टाइप की सोसाइटी हुआ करती थी उस वक्त के हिसाब से, और पहली प्लान्ड सिटी थी। ऐसा किस इस तरीके की प्लानिंग पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं मिलती है। इसी वजह से इसको पूरे वर्ल्ड की पहली प्लान्ड सिटी कहा जाता है। ओके, अभी आता है हमारा स्ट्रीट और ड्रेनेज जो पैटर्न है। जो स्ट्रीट किस तरीके से थे, घर के बारे में हमने समझ लिया, जो टाउन प्लानिंग है उसके बारे में समझ लिया। अब जो स्ट्रीट्स हैं, जो सड़कें हैं, और उनका जो ड्रेनेज है, जो उनकी जो नालियों की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो स्ट्रीट्स थे वो कहीं ना कहीं जो ग्रिड पैटर्न में थे, वो अब एक दूसरे को एट 90 डिग्रीज पे काटते थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। जैसे आप चेस बोर्ड देखे हो, चेस बोर्ड में क्या होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं, हर एक ब्लॉक जो होता है वो कहीं ना कहीं एक हाउस हो जाता है, और जो जो लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को ब्लॉक में डिवाइड कर रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रीट है। तो जो जो पूरा का पूरा शहर है वो कहीं ना कहीं ग्रिड में बटा होता था, और जो हाउसेस होते थे, हर एक घर जो है सड़क से जुड़ा होता था। और कोई भी घर ऐसा नहीं, जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्मली कॉलोनीज कैसे बनती हैं, वो अंदर की कॉलोनी, कोई अंदर कॉलोनी है, कोई बाहर कॉलोनी है, लेकिन यहाँ ऐसा था कि हर एक घर के आगे से सड़क जाती थी, और हर एक घर उतना ही नजदीक था सड़क के जितना कि सबसे अंदर वाला घर हुआ करता था। ओके, तो जो मेन स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती थी। उसके बाद जो ड्रेन्स हैं,
जो नालियाँ वगैरह होती थी उनको वो कवर्ड थी। ये उनके हाइजीन को बताता है कि वो बहुत कॉन्शियस थे साफ सफाई को लेके और बहुत साफ सुथरे लोग हुआ करते थे और उनका एक प्रायोरिटी था साफ सफाई को लेके। ओके, और जो हर घर के पास में एक सोक पिट हुआ करता था जो कि एक छोटा सा एरिया होता था जहाँ पे पहले उनका जो घर का जो वेस्ट है वो कलेक्ट होता था और उसके बाद से जो उसके सेडिमेंट्स हैं वो उस सोक पिट में सेटल होते थे जिससे कि जो नालियां हैं वो जाम ना हो, वो गंदी। आप इंजीनियरिंग का मतलब तगाजा समझ सकते हैं कि कितना सोच समझ के उन सिटीज को प्लान किया गया था कि ये सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर इंजीनियर्ड तरीके में थी और एक स्लैंटिंग सा उनका और इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। उस टाइम जितने भी सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रहे थे, जितने भी सेटलमेंट्स बने हुए थे, उस सारे सेटलमेंट्स और सिविलाइजेशन में सबसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम अगर किसी सिविलाइजेशन का था तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। अभी हमने सिटीज और स्ट्रीट प्लानिंग के बारे में समझ लिया, तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि उनके घर किस तरीके के होते थे, उनके घरों में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते थे, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कि उनके हर एक घर में एक अपना आंगन हुआ करता था, दैट इज दैट कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड होता था और वो बीच में हुआ करता था और उसके अराउंड जितने भी कमरे हैं वो बने होते थे और सम हाउसेस वर सिंगल फ्लोर, सम वर डबल फ्लोर और 2 फ्लोर से ज्यादा फ्लोर हमको देखने को नहीं मिलते हैं पूरे सिविलाइजेशन में। कोई भी जो विंडो है वो स्ट्रीट को फेस नहीं करती है, कहीं ना कहीं उनके लिए प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि जिसकी वजह से वो जो उनकी खिड़कियां हैं वो स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलती थी और हर एक घर में, ऑलमोस्ट हर एक घर में अपना एक कुआं होता था जिससे उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाया करती थी। समझ में इस बात से ये आता है कि कहीं ना कहीं वो इन सारी सेल्फ सफिशिएंसी को लेके काफी जागरूक थे और अपनी जो चीजें हैं उसको वो खुद ही, बीट वाटर रिक्वायरमेंट, बीट ड्रेनेज फैसिलिटी, बीट स्ट्रीट प्लानिंग और सारी चीजों को वो बहुत प्लान तरीके से किया करते थे। बाथरूम्स जो है उनमें ड्रेन्स प्रोवाइडेड होती थी और वो जो ड्रेन है वो मेन जो स्ट्रीट ड्रेन होती है उससे कनेक्टेड होती है। ये इस चीज़ को हमने पहले भी समझा है कि वो बहुत कॉन्शियस थे अपनी साफ सफाई और बाकी चीज़ों को लेके। ऑल्सो जो जैसे कि पहले ही बताया हमने, जो 2 स्टोरीड बिल्डिंग्स हुआ करती थी उनमें जो सीढ़ियाँ हैं वो भी मिलती हैं हमको देखने को। ओके, जो फाउंडेशन है, जो घर का बिल्डिंग है वो बेक ब्रिक से बना होता था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि बहुत ही कम सिविलाइजेशन है, ऑलमोस्ट नील कह सकते हैं, बहुत ही कम, इक्का दुक्का आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बेक ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था। सिविलाइजेशंस भी नहीं मिलेंगे, वो छोटे मोटे सेटलमेंट्स हैं उनमें कहीं सबूत मिल जाते हैं, बाकी और कहीं किसी सिविलाइजेशन में इतने लार्ज स्केल पे बेक ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा अगला है कि जो मेजर पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जो बहुत फेमस बिल्डिंग्स है डिस्कवरी में जो हमें मिली है, उनके बारे में, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बिल्डिंग है दैट इज द ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदारो वाला एरिया है, उसमें हमको ये बिल्डिंग देखने को मिलती है। ये एक स्विमिंग पूल जैसा है। ये इसका साइज अराउंड 12 मीटर्स इंटू 7 मीटर है और अप टू 2.5 से 3 मीटर जो है इसकी डेप्थ है। ओके, ये कहीं ना कहीं पूरे सिविलाइजेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पहला वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर है जो उतने पुराने टाइम पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ जो पूल है कहीं ना कहीं मे बी ये रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, या इसका कोई अभी स्पेसिफिक डिटेल नहीं पता है कि किस वजह से इसको एग्जैक्टली इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हाँ ये चीज़ श्योर है कि ये पहली बिल्डिंग ऐसी थी जो वाटरप्रूफ थी। ओके, इसमें जो ब्रिक्स इस्तेमाल होते थे उनको प्लास्टर कोटिंग की जाती थी, जो नेचुरल बिटुमेन होता है, जो तार होता है, जो अब जमीन से जो निकलता है, उसको इस्तेमाल करके इन जो सारे ब्रिक्स हैं उन सबको वाटरप्रूफ किया गया था। और इसकी जो सीढ़ियां हैं वो नॉर्थ और साउथ में हैं, दोनों तरफ से एंटर किया जाता था। ओके, आसपास जो रूम्स हैं, इसके इस स्विमिंग पूल के आसपास रूम्स हैं, ये कंक्लूड किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये चेंजिंग रूम्स हुआ करते होंगे, क्योंकि प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, तो कहीं ना कहीं उस पूल के अराउंड जो चेंजिंग रूम्स हैं वो हुआ करते होंगे। ओके, किस चीज़ के लिए था, क्या ये प्रीस्ट के लिए रिचुअल था या क्या स्पेसिफिक इसका रीज़न था इसको बनाने का, ये तो अभी तक नहीं पता है, बट ये
इस बात को नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिल्डिंग हुआ करती थी उस टाइम पे। ओके, अपर सिटाडेल में ये प्रेजेंट है, जो अपर पोर्शन वाला शहर का जो अपर एरिया है जिसमें रूलिंग क्लास लोग रहते थे, उस तरह जो है ये बिल्डिंग बनी हुई है। ओके, उसके बाद हमारा जो सील्स और पॉट्स हैं, जो मुहर वगैरह हैं, वो किस तरीके के थे, कौन कौन यूज़ करते थे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टेटाइट होता है, ओके, जो स्टेटाइट है एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसका टेक्सचर जो है उतना हार्ड नहीं होता है, उसको यूज़ किया जाता था जो सील्स हैं वो बनाने के लिए। अलग अलग एनिमल्स हैं, यूनिकॉर्न है, बुल है, एलिफेंट है, इन सारे जानवरों के जो हैं शेप में सील्स बना करते थे। वो बिजनेस के लिए यूज़ किया करते थे लोग, आर्टिफैक्ट्स के मतलब कोई ब्यूटी के लिए भी घर में रखा करते थे। ऑल्सो एमुलेट्स के तौर पे भी लोग पहना करते थे उसको। ओके, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग सिंबल्स हैं, उन चीज़ों को बना के ये सील्स बनाए जाते थे। ओके, जो स्क्रिप्ट है आज तक डिकोड नहीं हुई है, कहीं ना कहीं इसी वजह से हम इसको प्रोटो हिस्ट्री में कैटेगराइज करते हैं। जो स्क्रिप्ट है, इन लोगों के पास एक लैंग्वेज तो थी, लेकिन वो लैंग्वेज हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए, उसको हम डिसिफर नहीं कर पाए। हालांकि रिसर्च अभी भी चल रही है और मे बी समडे हम उसको जो भी 300-400 जो सिंबल्स हैं इनके हैं उसको हम डिस्कवर कर पाए। ऑल्सो जो भी स्टोन्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, जो भी इनके आर्टिफैक्ट्स हैं, वो ज़्यादातर स्टेटाइट के बने होते थे, क्योंकि वो एक तरीके से सॉफ्ट होता था और ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल होता था। जो मुहर वगैरह लगाते थे उसको वो कहीं ना कहीं एक पहचान दिया करता होगा उस टाइम लोगों को, जो भी कि ये प्रोडक्ट है वो कहाँ से आता है। जैसे आज भी हम ब्रांडिंग करते हैं, उस टाइम भी हो सकता है उस टाइम की जो ब्रांडिंग है वो इन्हीं सील्स के माध्यम से की जाती होगी, इन्हीं सील्स के थ्रू किया जाता होगा। और पॉटर्स व्हील भी है, वो भी बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता था और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बहुत सारे जो पॉटरीज वगैरह है वो बनाई जाती थी। उनको कलर भी किया जाता था, तो नेचुरल जो पिगमेंट्स वगैरह मिलते थे, जो नेचुरल कलर्स होते थे, उनको कलर किया जाता, तो उस पर अलग अलग डिज़ाइंस भी बनाई जाती थी जो पॉटरी वगैरह होती थी। ओके, अलग अलग जनरली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो जानवरों की ही पिक्चर्स बनाते थे। नेचुरल जो आसपास की जो पिक्चर्स हैं उसको ही एज अ क्रिएटिविटी, एज एन आर्ट प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, तभी आप देखेंगे कि जो इनके सील्स भी हैं वो ज़्यादातर जानवरों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर पेड़ पौधे पक्षी इन सारी चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब किस तरीके की लाइफ होती थी उस सिविलाइजेशन में, जो आम लोग हैं वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के टूल्स यूज़ किया करते थे, क्या क्या काम किया करते थे, क्या प्रोड्यूस किया करते थे, क्या चीज़ सेल किया करते थे, क्या परचेज किया करते थे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। जो नॉर्मली टूल्स जो हैं, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के टाइम पे आता है, ये उस टाइम ब्रॉन्ज कहीं ना कहीं डिस्कवर हो गया था। कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों जो मेटल्स हैं वो यूज़ किया जाता था। टूल्स उससे बनते थे, वेपन्स बनते थे। वेपन्स वैसे लार्ज स्केल पे नहीं मिले हैं, तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो वॉरफेयर में इन्वॉल्व होते थे। पीस लविंग पीपल होते थे, बिजनेस ज़्यादातर वहाँ का मेन प्रोफेशन हुआ करता था। जो ऑर्नामेंट्स है वो भी पहना करते थे। जो वेसल्स हैं, जो उनके अलग अलग बर्तन हैं, वो कहीं ना कहीं फूड स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए रहा करते थे। स्पिन जो सूत काटने वाली जो जो एक तरीके से कपड़ा बनाने वाली भी जो मशीन्स हैं, जो स्पिंडल्स हैं, जो धागे बनाने वाली है, वो भी मिलते हैं हमें। जो मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। ओके, जो थ्रेड्स हैं, स्पिनिंग थ्रेड्स हैं, वो भी हमें देखने को, जो थ्रेड स्पिन करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते थे स्पिंडल्स, वो भी हमें मिलते हैं वहाँ। ओके, ये अग्निकुंड भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं वो सैक्रिफाइस रिचुअल्स उनके होते होंगे, सैक्रिफाइसेस वो किया करते होंगे। कालीबंगन और लोथल वाली जो एरिया है उसमें बहुत सारे फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सैक्रिफाइसल जो सेरेमनीज थी वो हुआ करती होंगी। अच्छा, अभी क्योंकि बहुत बड़े बड़े फोर्ट नहीं है, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस नहीं हैं और बहुत वेपन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो हम ये चीज़ भी कंक्लूड करते हैं कि बहुत बड़ी फाइट्स वगैरह नहीं होती थी, टेरिटोरियल कोई लड़ाई नहीं होती थी। लोग ज़्यादातर पीस लविंग थे, बिजनेस क्लास थे ज़्यादातर। एक तरीके से इस सिविलाइजेशन को ज़्यादातर बिजनेस वाला सिविलाइजेशन ही कहा जाता था। ये ट्रेड वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा ये टेरिटरी और बाकी सारी चीज़ें कब्जा करने के लोभी नहीं हुआ करते थे इस टाइम के लोग। ओके, अभी कोई मूर्ति वगैरह पूजने वाली जो सबूत है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, ये मदर गॉडेस और पशुपति सील्स की पूजा किया करते थे। ये
गॉड ऑफ फर्टिलिटी, जो भी रिप्रोडक्शन वगैरह की गॉडेस हैं, उनको पूजा करते थे। और पशुपति के बहुत सारे इमेजेस मिले हैं जिसमें एक मतलब 3 हॉर्न जो फेस होता है उसकी पूजा करते ये देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पिक्चर है जिसमें गॉड बैठे हुए हैं जिनके सर पे 3 हॉर्न्स हैं और उनके आसपास जो हैं वो सारे जो जानवर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इन सील्स की वो पूजा किया करते थे। तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं था उस टाइम का, जो भी नेचर है उसकी ही पूजा करते थे। ओके, कोई बड़ा टेम्पल नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मल जो योगीज वगैरह हैं उनके पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई बड़ा प्रैक्टिस नहीं था, रिचुअल्स वगैरह। जो भी लोग हैं, जो आसपास जो नेचर होता था, जो भी वो जिसको पावरफुल समझते थे उसकी वो पूजा किया करते थे। अभी ट्रेड वगैरह क्या है, जो ट्रेड है वो किस तरीके से होती थी और उसके क्या सबूत हैं जो हमें मिलते हैं। जनरली जो इंटरनल ट्रेड है वो रिवर्स और कार्ड्स के थ्रू हुआ करता था। जो भी बुलक कार्ड्स कह लीजिए या अलग अलग एनिमल कार्ड्स होते हैं उसके थ्रू हुआ करता था। और जो मिट्टी के खिलौने हैं उनका ट्रेड होता था। और अलग अलग जो आर्टिफैक्ट्स हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं, सील्स वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड में। ऑल्सो एक्सटर्नल जो ट्रेड है वो सीज, जो समंदर हैं उनके थ्रू होता था, अरेबियन सी जो है उसके थ्रू होता था। और ऑल्सो रोड रूट से भी हुआ करता था। मेसोपोटामिया के साथ भी बहुत सारा ट्रेड होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये इसके बहुत सारे सबूत मिले, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो मेसोपोटामिया में मिलते हैं। और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स मेसोपोटामिया के हैं वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं। तो इस बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया है कि ये जो ट्रेड है वो चलता रहता था। जो इंपोर्ट्स है, क्योंकि कॉपर वगैरह इनके यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता था कॉपर, लेकिन कॉपर के टूल्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कंक्लूड की जा सकती है कि जो कॉपर और गोल्ड है ये लोग अदर सिविलाइजेशन से इंपोर्ट किया करते होंगे। और जो कॉटन है, बीट्स है, टिम्बर जो है वो ये बाहर के देश को, बाहर के जो सिविलाइजेशन, अदर सिविलाइजेशन, उनको एक्सपोर्ट किया करते होंगे। ओके, जो लोथल गुजरात है, ये जो लोथल है गुजरात में, ये दुनिया का पहला डॉकयार्ड है जहाँ शिप्स वगैरह बनती हैं, जहाँ शिप्स वगैरह पार्क होती हैं। वो पूरी दुनिया का ये पहला डॉकयार्ड है। सबसे पुराना जो डॉकयार्ड है वो हमें देखने को मिलता है। अराउंड 218 इंटू 37 मीटर का जो एक वेयर हाउस है जहाँ शिप्स वगैरह बनती हैं, पार्क होती हैं, वो भी हमें ये देखने को मिलता है। और ये दुनिया का पहला है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड कहाँ है, तो यू कैन से दैट इट इज इन लोथल गुजरात। अभी हम एग्रीकल्चर और क्राफ्ट की बात करेंगे। जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से किया, जैसे कि पहले भी हमने समझा है कि उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था एक हद तक। तो किन किन चीज़ों को वो उगाते थे और क्या क्या अलग अदर क्राफ्ट्स हैं जिसको वो प्रैक्टिस करते थे। ओके, तो जो मेन उनके क्रॉप्स हुआ करते थे वो वीट और बार्ले होते थे। कॉटन भी पहले उगाया करते थे। इसी वजह से जो ग्रीक वाले लोग हैं वो इसको सिंडोन कहा करते थे। जहां से ये सिंध नाम आता है। ओके, सिंडोन जो है उनकी लैंग्वेज में कॉटन को कहा जाता है, एक थ्रेड को कहा जाता है। और इसी वजह से ग्रीक्स जो है इनको सिंडोन प्रोड्यूसिंग पीपल कहा करते थे। और यही से सिंधु जो हमारी 7 रिवर्स जो है, लैंड ऑफ सप्त सिंधु जो है, उस ये जो नाम है वो कहीं ना कहीं पहले उसका वहां से आता है। ओके, उसके बाद जो प्लव है, कुछ जो प्लव के निशान हैं वो कालीबंगन में मिलते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे ये नहीं मिलता है। तो कंक्लूड करना ये सही नहीं होगा कि क्या प्लव यूज किया जाता था पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में, लेकिन हाँ, कालीबंगन में तो ये डेफिनेटली यूज होता था। ओके, ग्रेनरीज जो स्टोर हाउसेस थे, जो ग्रेन्स के स्टोर हाउसेस थे, जो जहाँ लोग अपने फूड वगैरह हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सेस फूड है, या फिर जो भी जो बिजनेस क्लास है या रूलिंग क्लास हैं, जो लोग हैं जो कलेक्ट करते थे, वो अपना जो ग्रेन्स है वो इस जो ग्रेनरीज हैं उनमें स्टोर किया करते थे। बहुत ज़्यादा मोहनजोदारो में भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो देखने को मिलती है। और हड़प्पा में भी छोटी छोटी बहुत सारी बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। और अगर दोनों के साइज, उन पूरी छोटी बिल्डिंग्स को काउंट करें और हड़प्पा और जो मोहनजोदारो के जो ग्रेन्स को काउंट करें, तो जो ग्रेनरी को काउंट करें, तो अराउंड सेम टू सेम साइज में आते हैं। ये छोटे सारी बिल्डिंग्स मिला के उतने ही साइज की होते हैं जितना हड़प्पा का बड़ा वाला ग्रेनरी है। ओके, बीड मेकिंग इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन हुआ करता था उस टाइम का।
बहुत सारे क्राफ्ट्स, अदर क्राफ्ट्स भी प्रैक्टिस किया करते थे। ब्रॉन्ज और कॉपर जो है, ओके, ब्रॉन्ज कहाँ से बनता है? कॉपर और टिन को मिला के एक अलॉय बनता है, उसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये जो ब्रॉन्ज है वो बहुत लार्ज स्केल पे हड़प्पन पीपल द्वारा यूज किया करता जाता था। कॉटन के क्लॉथ भी ये बनाया करते थे, उसके खिलौने और अलग अलग कार्ड्स वगैरह भी ये बनाते थे। ओके, अब चूंकि हमने सारी चीजें देख ली सिविलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि इसके डिक्लाइन के रीजन क्या थे। इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन, इतना एडवांस सिविलाइजेशन जो है वो अचानक से डिक्लाइन क्यों हो गई। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है इस सिविलाइजेशन, और नहीं अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस मिला है एक इसके डिक्लाइन के रीजन के बारे में। लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं जो कहे जाते हैं, लाइक जो फ्लड्स हैं, वो रेगुलर फ्लड्स एट द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, टुवर्ड्स द एंड, बहुत ज़्यादा जो फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो रिवर्स हैं उन्होंने अपना धीरे 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 जो रास्ता है वो बदल दिया था। ओके, क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत सारा जो बारिश है पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन विथ टाइम जो ये बारिश की इंटेंसिटी है वो कम होने लगी थी। इस वजह से जो ज़मीन है उसका जो ग्राउंड वाटर है वो कम होने लगा, जो रिवर्स हैं वो सूखने लगी, और इस वजह से लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट था, जिस वजह से लोगों ने यहाँ सेटल होना शुरू किया था, वो ही ख़त्म होने लगा। और इस वजह से एक तरीके से डिक्लाइन ये भी रीज़न माना जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ वगैरह काट दिए थे, वेजिटेशन वगैरह उसकी वहाँ की ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से भी बारिश और क्लाइमेट चेंज उस एरिया में होने लगा था। अर्थक्वेक्स आए, ऐसा कहा जाता है कि अर्थक्वेक्स की वजह से जो ये रिवर्स हैं उन्होंने अपना डायरेक्शन बदल दिया, और बिल्डिंग्स खराब हो गए, रोड्स उनके खराब हो गए, उनके पूरे पूरे शहर खराब हो गए। ये भी एक रीज़न कहीं ना कहीं माना जाता है। बहुत सारा जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो गया था बीच में। जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो जो मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में जो रूट है उसमें बहुत सारा जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से ट्रेड जो है इन दोनों से डिस्कनेक्ट हो गया था, दोनों ही सिविलाइजेशंस में। तो इस वजह से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये ट्रेड लविंग पीपल थे, इनका जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ही है वो ही ट्रेड पे टिका हुआ था, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनका जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म होने लगा था। और एक और रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा जगह मेंशन नहीं है, वो ये कहता है कि इनका जो चेंज है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने सिविलाइजेशन में चेंज करना ज़रूरी नहीं समझा। आप इनिशियल जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखेंगे, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो टूल्स हैं जो यूज़ करते थे, और लेटर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी देखेंगे, वो सारी जो टूल्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो चीज़ें हैं और जो सिस्टम्स हैं वो सेम ही रहे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं समय के साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल नहीं की थी। तो ये भी एक रीज़न था इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे, क्योंकि चेंज है ना, वो वक्त की ज़रूरत होती है, इवोल्यूशन आपकी ज़रूरत होती है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं समय के साथ आप compete नहीं कर पाओगे, अडाप्ट नहीं कर पाओगे, और आप कहीं ना कहीं समय के साथ नष्ट हो जाओगे। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस विच आई फील, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक रीज़न हो सकता है।